हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज मैं आया हूं पॉलिटी के एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक में मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जी हां, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार कौन कौन से राज्य कब कब गठित हुए, कल कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उनके गठन हुआ, कब कब वो राज्य बने। और इनसे आप देखते हो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों का आपका समाधान हो जाएगा बच्चों। तो आज ये शुरू करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जी हाँ, ये भारतीय संविधान का भाग 1 है। तो जैसे कि आप देख रहे हो भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें भारतीय संघ के बारे में लिखा हुआ है। तो और भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है भाग 1? तो भाग 1 है 1 से लेके 4 तक। आइए बारी बारी से अब हम इन आर्टिकल्स को समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम अभी लिखा हुआ है आर्टिकल 1। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 में, तो आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1। और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बड़ी पेपर में आती है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। और इंग्लिश में हो जाएगा ये, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये ये भारतीय संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 में है। अब हम बात करते हैं भाग 2, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 में क्या है? तो सुनिए, आर्टिकल 2 में है ये जो आर्टिकल 2 है ये भारतीय संसद को एक शक्ति देता है। शक्ति ये देता है कि किस प्रकार संसद भारत में, भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल कर सकती है, या किसी नए राज्य का एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। और वो जो पहले से भारत का भाग ना हो, जो इंडिया का भाग ना हो, ऐसे किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाना, ये भाग 2 में है, आर्टिकल 2 में है, सॉरी। तो आर्टिकल 2 की डेफिनेशन लिखते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। तो देखिए, आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? तो सुनिए, अनुच्छेद 2 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स यानी एम्पावर करता है। किसको एम्पावर करता है? भारतीय संविधान एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट, 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 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू मेक क्या बनाने के लिए? लॉ, कानून बनाने के लिए उसे एम्पावर करता है। टू मेक लॉ रिगार्डिंग किसके संबंध में? रिगार्डिंग किसके संबंध में? तो एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्य के शामिल करने में। यानी जो भारतीय संविधान है वो हमारी पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है, एम्पावर करता है कानून बनाने के लिए। किसके? कि नए राज्य का एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, विच वर प्रीवियसली नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो पहले से भारत का ऑफ इंडिया। और फॉर एग्जाम्पल दे इसका, तो इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। तो देखिए, तो अगर मैं आर्टिकल 2 को आपको सही तरीके से समझाऊं तो ये है कि भारतीय संविधान हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि किस प्रकार भारतीय संघ में
नए राज्य को शामिल किया जा सकता है, और वो ऐसे राज्य को जो पहले से भारत का भाग ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो सिक्किम जो था, सिक्किम को शामिल किया गया। सिक्किम को भारतीय संघ में 1975 में मिलाया गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1975 में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और ये पहले यहाँ पर सिक्किम पहले भारत का भाग नहीं था। इसमें कौन शासन करता था? तो देखिए, सिक्किम में पहले चोग्याल वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? चोग्याल वंश। यानी सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था कब? तो 36वें संविधान संशोधन 1975 में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। और इससे पहले चोग्याल ये भारतीय संघ में शामिल नहीं था, और ये इसमें शासन करता था चोग्याल वंश। ठीक है, तो आपने देखा कि किस प्रकार भारतीय संसद को शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा कि वो कानून बना सकती है जिससे कि नए राज्यों का भारतीय संघ में शामिल हो जाए। ऐसे राज्य जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हैं उनको भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में तो ये लिखा है विच वर प्रीवियसली नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के हिस्से ना हो। यानी जैसे हमने कल भारत ने कोई अगर कोई स्टेट्स है जो पहले से भारत का पार्ट ना हो, उसको अगर भारतीय संघ में शामिल करना हो तो इसके लिए आर्टिकल 2 का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन कोई अगर किसी भारतीय क्षेत्र जो पहले से भारत का कोई बड़ा राज्य है और उस बड़े राज्य से हमें छोटे टुकड़े कर कर उससे से 2 या 3 राज्य निकाल लेना, उससे 3 राज्य बना देना, ये आर्टिकल 3 है। यानी जो पहले से भारत का हिस्सा है उसी की सीमाओं में परिवर्तन करना, उसकी लैंड बाउंड्री में परिवर्तन करना, उसके कोई नाम में चेंज करना, या उससे कोई 2-4 राज्य बना लेना। जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, मान लो कि कल उससे 4 स्टेट्स बन जाए, तो ऐसे को ये जाता है आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 2 में और 3 में बस यही डिफरेंस है। आर्टिकल 2 तब लगता है जब कोई नए राज्य का एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट हो और वो इस प्रकार हो कि जो पहले से भारत का हिस्सा ना हो। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था तो सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया, और वो जो शामिल किया गया वो उस समय क्योंकि सिक्किम तो चोग्याल वंश का शासन था, तो ऐसे राज्य को जब शामिल करेंगे तो आर्टिकल 2 के द्वारा कहेंगे। और अगर आर्टिकल 3 का प्रयोग कब होगा सर? तो आर्टिकल 3 का प्रयोग तब होता है जब कोई राज्य पहले से एक बड़ा राज्य है जो भारतीय संघ में यानी भारत का क्षेत्र हो, अगर भारतीय संघ में शामिल हो वो राज्य पहले से, और उसी में से 2-3 राज्य निकाल ले, तोड़ मोड़ के 2-4 राज्य बना दे, या 2-3 राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बना दे, उनके नाम में परिवर्तन कर ले, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर ले, तो आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग होता है। यानी आर्टिकल 3 के द्वारा ऐसे राज्य बनते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या है? तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है इसकी भी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers parliament to make law regarding formation of new states, नए राज्यों का गठन, states, formation of new states and alteration of area, boundaries or names of states of existing states, the states which were previously part of इंडिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भारत के ही किसी राज्य से जो भारतीय संघ में पहले से राज्य शामिल है उसी की
उसी से दो तीन राज्य बना लेना, एक ही बड़े राज्य है कोई और उस बड़े राज्य से उसके टुकड़े कर कर तीन राज्य बना देना, या दो छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना लेना, या किसी दो राज्यों की सीमाओं में नाम में परिवर्तन करना या सीमाओं में परिवर्तन करना, तो वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाता है। तो आपने समझा कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 क्या है? तो आर्टिकल 1 में है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें 28 राज्य है और 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपने ये समझा। उसके बाद फिर आपने आर्टिकल्स को समझा। आर्टिकल 1 समझा, तो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? तो आर्टिकल 2 में आपने समझा कि किस प्रकार से किसी ऐसे राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना, उसका एडमिशन करना या एस्टेब्लिशमेंट करना जो पहले से भारत का हिस्सा ना हो। तो जैसे सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ये आर्टिकल 2 के द्वारा। अगर कोई राज्य पहले से भारतीय संघ में शामिल है, उससे दो राज्य बनाना या उसके टुकड़े करके, या फिर दो छोटे राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बनाना, या नाम में परिवर्तन, जो पहले से है भारतीय संघ में उसी में कुछ तोड़ मरोड़ के कुछ उसका राज्य बनाना, छोटे टुकड़े करना, वो आता है आर्टिकल 3 में। तो आपने समझ लिया इसको। आइए अब हम बात करते हैं आप इन आर्टिकल को समझने के बाद में, तो देशी रियासतों का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ देशी रियासतें यानी प्रोविंसेस। जो तो उस समय देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में, क्योंकि आप जानते हो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत उसे आज़ादी मिली थी। और जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत उसको आज़ादी मिली थी। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना में अगर कोई ये प्रोविजन था कि कोई अगर स्वतंत्र देशी रियासत के पास 3 ऑप्शन थे। कोई देशी रियासत यदि स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती थी। अगर कोई देशी रियासत पाकिस्तान के साथ जाना चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकती थी। अगर कोई देशी रियासत इंडिया में शामिल होना चाहे तो वो इंडिया में भी शामिल हो सकती थी। और इसीलिए जो देशी रियासत थी वो एकीकरण होने का नाम नहीं ले रही थी। अब देखिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, कितनी भयावह स्थिति होती कि एक भारत होता और उस भारत के अंदर में कोई देशी रियासत अगर ना मानती और कोई देशी रियासत पाकिस्तान में होती, तो बीच बीच में पाकिस्तान के एरिया आते हैं इंडिया में। तो जैसे अगर ये स्थिति होती तो बहुत सारी ऐसी देशी रियासतें होती उस समय पर जो अपने आप को पाकिस्तान के हाथ में शामिल करने की मांग रखती। और अगर वो ना मानती देशी रियासतें, तो बीच में बहुत सारे पाकिस्तान होते। मान लो कि आपको कहीं 500-700 किलोमीटर दूर जाना होता, तो बीच बीच में बहुत सारी देशी रियासतें आपको मिलती। और वो देशी रियासतें, आपको पता होता कि इंडिया के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान होते और आपको बार बार वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ती। तो ये बहुत ही गलत स्थिति होती उस समय पर। लेकिन देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। और ये काम किसको सौंपा गया? तो ये काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया। उनको कहा गया कि आप देशी रियासतों का एकीकरण करो, जो लौह पुरुष कहलाते हैं। और उन्होंने ये काम बखूबी किया भी। वो देश के पहले गृह मंत्री थे, देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे वो। और उन्होंने ये काम बखूबी किया भी। उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पर 552 देशी रियासतें थी। तो 552 देशी रियासतों को एक करने का काम सौंपा गया वल्लभ भाई पटेल को। तो उन्होंने किया कि उन्होंने 562 देशी रियासतों को एक करने के काम में उन्हें सफलता भी मिली। लेकिन 3 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। भाई कौन कौन सी देशी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया? तो देखिए, केवल 552 में से 3 ऐसी देशी रियासतें थी जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। कौन कौन सी देशी रियासत? तो एक तो कश्मीर ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। दूसरी थी हैदराबाद और तीसरी थी जूनागढ़। तो इन 3 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। जबकि जो दूसरी जो 552 के बाद में बची कितनी, 552 में से 3 घटाएंगे तो यानी 549 देशी रियासतें भारतीय संघ में अपनी खुशी से शामिल हो गई।
अब ये 3 ने मना कर दिया। तो इसमें जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद ने शुरुआत में मना कर दी थी, लेकिन बाद में इस पर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस कार्रवाई की गई, और जिसके बाद इसने पुलिस कार्रवाई के द्वारा जबरन इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो हैदराबाद को 1948 में जबरन पुलिस कार्रवाई के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब देखिए जूनागढ़ में, ये गुजरात में था जूनागढ़ का एक जो वहाँ का नवाब था वो एक मुस्लिम शासक था। उस मुस्लिम शासक से पूछा गया कि भाई भारतीय संघ में आप शामिल होना चाहते हो, तो उसने कह दिया कि मैं तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन बाद में वो जो जूनागढ़ का शासक था वो पाकिस्तान भाग गया। शासक कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। तो उस पाकिस्तान भागने के कारण से और फिर यहां पर क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया, यानी यहां का रेफरेंडम कराया गया। पब्लिक से पूछा गया कि भाई आप किस संघ में शामिल होना चाहते हो, आप भारत में शामिल होना चाहते हो या फिर पाकिस्तान में। तो वहाँ की पब्लिक ने इच्छा जाहिर की गुजरात में, जूनागढ़ में, कि हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हो, और इस प्रकार वो जो जूनागढ़ है उसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब एकमात्र बचा कश्मीर। तो कश्मीर में क्या था? तो कश्मीर का जो शासक था वहाँ के राजा का नाम था, यहाँ हिंदू शासक शासन करता था, जिस हिंदू शासक का नाम था राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह यहाँ शासन करता था। इस राजा हरि सिंह ने शुरुआत में मना कर दिया कि मैं भारतीय संघ में शामिल नहीं होऊंगा। इसने मना कर दिया कि मैं भारतीय संघ में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन जब इसमें पाकिस्तान की ओर से इस पर अटैक होने लगे तो फिर इसने अपने आप को भारतीय संघ में शामिल होने में ही अपनी भलाई समझी, और इसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर साइन कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और उस हस्ताक्षर के द्वारा ये भारतीय संघ में शामिल हो गया। तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार तीन हमारी जो देसी रियासतें थी उनको किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल किया गया। 549 तो अपनी खुशी से शामिल हो गई थी, और बाकी बची हुई तीन नहीं शामिल हो रही थी। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। जूनागढ़ को शासक पाकिस्तान भाग गया, पब्लिक से पूछा गया, रेफरेंडम कराया गया, और रेफरेंडम जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब बचा कश्मीर के राजा था हिंदू, और उसका नाम था राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह से पूछा गया कि भाई क्या आप भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हो? शुरुआत में तो उसने मना कर दिया कि मैं भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन जब उस पर पाकिस्तान की ओर से अटैक होने लगे तो उसने फिर अपनी भलाई भारतीय संघ में शामिल होने में समझी, और इस प्रकार वो भारतीय संघ में शामिल हो गया। उसने एक विलय पत्र पर साइन किए, एक मर्जर साइन किया उसने एक। तो वो 26 अक्टूबर 1947 को उसने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। आज भी जब भारत की बात आती है तो भारत अपना पक्ष इसी बात पर रखता है, कश्मीर हमारा है, क्योंकि उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर कर उसे जम्मू कश्मीर के शासक, हिंदू शासक हरि सिंह ने हमें सौंपा था। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान कहता है कि जनमत संग्रह करा लो, लेकिन भारत इस बात को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पता है भाई अगर जनमत संग्रह कराएगा तो हो सकता है मुस्लिम आबादी पाकिस्तान की तरफ वोट कर दे, और लेकिन भारत ये कहता है कि नहीं, कश्मीर हमारा है और हमारा अभिन्न अंग है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने इसे हमें सौंपा था। बस एक ही बात है, और कश्मीर हमारा है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। तो उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ादी के बाद में 552 देसी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई है। होने के बाद में अब एक नई कहानी शुरू हो जाती है, और वो है भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन। अब कुछ ऐसे राज्य थे, देखिए जब आज़ादी हुई, आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, तो सभी राज्य एक साथ थे, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलने वाला हो या किसी भी प्रांत का हो या किसी भी, पूरा भारत एक साथ आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ा। लेकिन जैसे आज़ादी मिलती है तो एक नई कहानी शुरू होती है, वो थी क्षेत्रीयता सामने उभर कर सामने आती है, और भाषा सामने आती है, और ये हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाले तत्व सामने आते हैं। तो उसके बाद फिर नए राज्य
का गठन के लिए मांग शुरू हो जाती है। और सबसे पहली जो मांग शुरू होती है, आप देखते हो कि अगर ये इंडिया की बात करता हूँ मैं, तो इंडिया में ये आंध्र प्रदेश है। और पहले क्या था कि पूरा जो साउथ इंडिया था वो मद्रास था, और मद्रास था, लेकिन उसमें से कुछ लोग तेलुगु भाषा जो बोलते थे, जो उत्तर की तरफ थे, तो जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों ने नई मांग शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हम क्योंकि तेलुगु भाषा बोलते हैं, हमारा अलग से स्टेट होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की मांग वो शुरू कर देते हैं। तेलुगु भाषा वाले लोग आंध्र प्रदेश की मांग, तेलुगु भाषी राज्य की मांग शुरू कर देते हैं। अब सरकार शुरुआत में कहती कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब लेकिन सरकार पर क्योंकि आंदोलन तेज होता गया, आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो मद्रास का ही कुछ ऐसा हिस्सा था जो तेलुगु बोलते थे, तो उन लोगों ने मांग को और तीव्रता के साथ रखा और आंदोलन तेज कर दिया। तो सरकार ने इसके लिए कमले का कमीशन बनाया जिसका नाम था धर आयोग। तो आइए पढ़ते हैं इस धर आयोग को। तो देखिए, जो ये एस.के. धर एक जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक रिटायर्ड जस्टिस थे एस.के. धर। एस.के. धर, उनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और उनसे पूछा गया क्या भाषा के आधार पर नवीन राज्य का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस पर एस.के. धर ने, ये आयोग बना 1948 में, एस.के. धर ने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नवीन राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। भाषा के आधार पर नवीन राज्य का गठन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य गठन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो जब 1948 में एस.के. धर आपने पढ़ा, 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया गया। एस.के. धर एक चीफ जस्टिस थे और उनके अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। उनसे पूछा गया क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या अनुचित है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने 1948 में, और उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन होने लगे तो ऐसे तो पूरा भारत विखंडित हो जाएगा, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे भाषा के आधार पर। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर गठन होना चाहिए राज्यों का, कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी के आधार पर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें, जैसे अगर हम एक बात करें कि अगर कोई एक स्टेट्स है, मान लो एक बहुत बड़ा स्टेट्स है, यूपी की बात अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो यूपी की बात कर लेता हूँ, यूपी एक बड़ा स्टेट है। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। कोई मान लो बागपत का व्यक्ति है, अगर वो अपने हाई कोर्ट जाता है तो उसे काफ़ी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो अपने हाई कोर्ट जाता है, जबकि उसकी अपेक्षाकृत वो दूसरे राज्य के हाई कोर्ट की बात करे, जैसे अगर वो पंजाब के हाई कोर्ट की, हरियाणा के हाई कोर्ट की बात करे तो उसे नज़दीक पड़ रहे हैं, जबकि उसका अपने राज्य का हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, क्योंकि पंजाब का, वो उसे नज़दीक पड़ता है किसके, बागपत के व्यक्ति को, मेरठ के व्यक्ति को, लेकिन उसे अपने ही राज्य का हाई कोर्ट जो है वो उसके दूर है। और तो आंध्र प्रदेश और तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी उसके नज़दीक है, देहरादून में है, जो भी उसके नैनीताल में है, तो वो भी बहुत नज़दीक है उसके। लेकिन आप देखते हो, लेकिन दूसरे जो अपने राज्य का हाई कोर्ट उसके लिए दूर पड़ता है। तो ऐसे में कहा गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, मतलब एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, एक दूर जाना पड़ता है, तो उसके आधार पर उसकी सुविधा को देखते हुए तो राज्य का गठन की मांग सही है। लेकिन भाषा के आधार पर तो टुकड़े हो जाएंगे, देश के विभाजन हो जाएगा, इसलिए उन्हें मना कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एस.के. धर।
उसके बाद कांग्रेस ने एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम था भाष्य प्रांत समिति। तो ये जो भाष्य, भाषाई प्रांत्य समिति, भाषा प्रांत्य समिति, तो ये जो भाष्य प्रांत समिति बनाई गई, ये समिति, ये जेवीपी समिति भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने बनाई थी उस समय, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। तो जे का मतलब था इसमें जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। वी का नाम मतलब था इसमें वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब था इसमें पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया। अब इन तीनों की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसका नाम था जेवीपी कमेटी, कहते हैं कांग्रेस की। और इनसे भी पूछा गया क्या भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन होना चाहिए, तो इन्होंने भी साफ मना कर दिया। इन्होंने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर नवीन राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि औपचारिक रूप से उसको ठुकरा दिया इस बात को। तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो अब बात आती है, लेकिन उसी दौरान एक नया काम हो जाता है, और वो जो नया काम था वो क्या हो गया, तो देखिए उसी दौरान ये नया काम ये हो गया कि क्योंकि आंध्र प्रदेश की मांग बहुत तेजी के साथ उठ रही थी, और वहाँ पर जो है वहाँ के एक नेता जिसका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू, आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु भाषी नेता, आंध्रा के एक पोट्टी श्री रामुल्लू, श्री रामुल्लू, इनका 56 दिन के आमरण अनशन के बाद देहांत हो गया। मतलब आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पोट्टी श्री रामुल्लू, उन्होंने आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी राज्य को मद्रास से अलग कर वो एक नए राज्य की मांग रख रहे थे, और उन्होंने 56 दिन तक कुछ नहीं खाया, यानी आमरण अनशन पर बैठ गए, और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद सरकार हरकत में आती है, सरकार को मजबूर होना पड़ता है, और उन्हें आनन फानन में घोषणा करनी पड़ती है 1 अक्टूबर 1953 को कि आंध्र प्रदेश नया राज्य का गठन होगा। तो आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ती है, और 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य बनता है। तो भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन की घोषणा सबसे पहले की गई थी आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का सबसे पहला राज्य है। अगर ये पूछा जाए तो आप समझ जाना। और किसकी मृत्यु हो गई थी, तो पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। और भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। तो उसके बाद सरकार को क्योंकि मजबूर होना पड़ा था, पोट्टी श्री रामुल्लू ने आमरण अनशन पर बैठकर 56 दिन तक कुछ नहीं खाया था, और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद वो फिर सरकार को झुकना पड़ा था, और झुकना पड़ने के बाद में फिर सरकार को मजबूर होकर भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाना पड़ा जिसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास से अलग होकर बना था। और ये मद्रास का वो पार्ट था जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती थी। ठीक है, तो आपने पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो ये राज्य बना आंध्र प्रदेश इस प्रकार 1900 घोषणा हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में, और बना था 1956 में। जब देश 1956 की बात अगर की जाए तो 1956 में देश में 14 राज्य थे, 14 राज्य थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और तो इस प्रकार आपने देखा इसको। ठीक है, उसके बाद अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग तेजी के साथ रखी गई, और सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। तो सबसे पहले सरकार ने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो इसको बोलते हैं स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमीशन। रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन का गठन किया था सरकार ने 1953 में, और इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो क्योंकि फजल अली आयोग, इसमें 3 मेंबर थे। एक फजल अली, जो कि फजल अली कौन थे, तो फजल अली थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस फॉर्मर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू, और तीसरे मेंबर का नाम था के.एम. पणिक्कर। तो आपने देखा ये 3 लोग थे, और 3 लोग में जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, तो इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इन तीनों लोगों से पूछा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भाषा एक, इन्होंने बताया कि एक भाषा एक राज्य तो नहीं होना चाहिए, एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हो जाएंगे भारत के टुकड़े, नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय एकता के लिए खतरा है। तो एक राज्य नहीं होना चाहिए, यानी एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात टिप्पणी की, लेकिन राज्य पुनर्गठन में यानी राज्यों को अगर हम रीऑर्गेनाइज करें तो राज्य पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होगी। ये भी उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बताया कि एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे देश की एकता के लिए, देश की प्रभुता के लिए और अखंडता के लिए खतरा वाली बात हो जाएगी ये तो। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन में जो भाषा है वो एक मुख्य रोल और पिविटल रोल प्ले करेगी, एक विटल रोल प्ले करेगी वो, यानी भाषा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी राज्यों के पुनर्गठन में, ऐसा बताया फजल अली आयोग ने। और आप ये फजल अली आयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन, और इसने ये इस्टेब्लिश किया गया था 1953 में, और इसने रिपोर्ट दी थी आयोग ने 1955 में, और तब जाके फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, देखिए 1953 में कमीशन बना, रिपोर्ट दी 1955 में, और इसने फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया 1956 में, अधिनियम लाया गया 1956 में। और तब जाके कितने राज्य बने, तो तब जाके भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 6 यूटीज बनी। और कौन कौन सी थी, तो आपको तो उसके बाद 1956 के बाद में 14 राज्य बनते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं 1956 के बाद में कैसे कैसे एक एक करके राज्य बने। तो आइए देखिए, सबसे पहले राज्य बनता है 1960 में। 1960 में पहले बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, बॉम्बे प्रोविंसेस हुआ करता था, बॉम्बे प्रांत हुआ करता था। उस बॉम्बे प्रांत से 2 स्टेट्स निकलते हैं, एक महाराष्ट्र जहां मराठी भाषा बोली जाती थी वो हो गया महाराष्ट्र, और जिस भाग में गुजराती भाषा बोली जाती थी वो हो गया गुजरात। तो इस तरह से 1960 में गुजरात राज्य बना। 1960 में क्या बना, गुजरात राज्य बना। गुजराती भाषी क्षेत्र में गुजरात बन गया, और मराठी भाषी क्षेत्र में 1960 में महाराष्ट्र राज्य बन गया। ठीक है, इस तरह से आप देखते हो कि जो गुजरात है वो भारत का 15वां राज्य बना। 15वां राज्य गुजरात भारत का कौन सा राज्य था, तो 15वां राज्य था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने के बाद में अब है साल 1961। 1961 की बात है। दादर और नागर हवेली भारत के केंद्र शासित प्रदेश बने, यानी भारत के संघ शासित क्षेत्र में शामिल किए गए। दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली 1961 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या संघ शासित क्षेत्र में शामिल किया गया, क्षेत्र बने। और इसके लिए भारतीय संविधान में 10वां संविधान संशोधन लाया गया। 10वां
संविधान संशोधन। संविधान संशोधन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 में दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। देखिए, दादर नागर हवेली जो थी वो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में थी, क्योंकि जितना भी पश्चिमी घाट है या फिर जितना भी पश्चिमी तट है उस सब पर जो है पुर्तगालियों की बस्ती थी। पुर्तगालियों के कब्जे में था दादर नागर हवेली, और मुंबई भी पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। दमनदीप और गुजरात का मतलब गुजरात तक सारा जो क्षेत्र था वो पहले पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं फिर 1962 में। 1962 में गोवा व दमनदीप भारतीय संघ में शामिल हुए। गोवा व दमनदीप को 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित कह लो या फिर संघ शासित प्रदेश, एक ही बात है। प्रदेश बनाया जाता है, और बाद में चल के जो गोवा है वो पहले गोवा को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, और दमनदीप को भी बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन बाद में चल के जो गोवा है, गोवा बाद में चल के एक राज्य बनेगा, और वो बनेगा 1987 में भारत का 25वां राज्य बनेगा गोवा। और वो बाद में बनता है, लेकिन पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी कि संघ शासित प्रदेश था। ठीक है, तो ये बनाया गया था 1962 में। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा व दमनदीप को केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आगे जो पढ़ेंगे हम 1962 में। फिर 1962 में ही पांडेचेरी, जिसे हम आज पद्दुचेरी के नाम से जानते हैं, पांडेचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया, और पांडेचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 14वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, पहले पांडिचेरी पर किसके अधीन था पांडिचेरी, यानी पांडिचेरी पर पहले किसका कब्जा था? तो ये बस्ती थी पहले फ्रांसीसियों की। और एक बात और रोचक है कि जो पांडिचेरी है, अगर मैं इंडिया का मैप बना के बात करूं तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी जिस पर 3 राज्यों के अधीन है। जैसे यहाँ पर यमन है, यनम है, तो यनम क्या है? एपी, आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। उसके बाद नीचे आओगे तो ये पांडिचेरी पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। उसके नीचे आओगे तो यहाँ कराईकल पड़ता है, और ये किस में है? तो ये भी तमिलनाडु में। और उसके बाद इधर आओगे तो यानी पश्चिमी तट पर आओगे तो यहाँ पर माहे पड़ता है, और माहे किस में है? तो केरल में है। तो आपने देखा कि पांडिचेरी, इन सबको मिलाकर पांडिचेरी बोलते हैं। यनम एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, पांडिचेरी एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, कराईकल पड़ता है तमिलनाडु में, और माहे पड़ता है केरल में। और इस प्रकार इन सबको मिलाकर, इकट्ठा मिलाकर बोलते हैं पांडिचेरी, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और ये पहले बस्ती हुआ करता था फ्रांसीसियों की। तो आपको पता है पांडिचेरी को फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था 1673 में, और तो इसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो पांडिचेरी 3 अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, और सबको इकट्ठे मिला के बोलता है पांडिचेरी। और सबका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन सबका, चारों का हेडक्वार्टर है, तीनों का हेडक्वार्टर है वो पांडिचेरी में ही है, और पांडिचेरी तमिलनाडु। ठीक है, तो पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अलग अलग राज्यों में इस फैला हुआ है, और ये इकट्ठा, ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और 1962 में इसको केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आप याद कर लेना, 14वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वर्ष 1963 की। 1963 में असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना। असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना, और ये जो नागालैंड है
तो जो नागालैंड राज्य है ये भारत का 16वां राज्य था। ये भारत का कौन सा राज्य था? 16वां राज्य। असम से अलग होकर नागालैंड राज्य बना, जो कि भारत का 16वां राज्य था। और 1 दिसंबर 1963 में ये राज्य बना था। ठीक है। उसके बाद 1966 का वर्ष आया। 1966 में फिर पंजाब जो क्षेत्र होता था, जिसे पहले पेप्सू कहते थे, पंजाब, तो जिसे क्या बोलते थे? पंजाब। पंजाब को पहले किस नाम से जाना जाता था? पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म है पेप्सू। पेप्सू की फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो ये पेप्सू की फुल फॉर्म थी और पहले पेप्सू हुआ करता था। और पेप्सू में जो क्षेत्र पंजाबी बोलते थे वो पंजाब बन गया, जिसमें हिंदी बोली जाती थी वो हरियाणा हो गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल हो गया। तो इस प्रकार से 3 पार्ट हो गए पेप्सू के। पेप्सू हुआ करता था जिसका मतलब था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, और उसके कितने पार्ट हो गए? 3। जहां पंजाबी भाषा बोली जाती थी वो पंजाब हो गया, जिसमें हिंदी बोली जाती थी वो हरियाणा हो गया। जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको अलग करके हिमाचल बना दिया गया। और ऐसा कब हुआ? 1966 में हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। तो ये 17वां राज्य था हरियाणा, 17वां राज्य बना। तो आपने देखा भाई 16वां राज्य नागालैंड था और 17वां राज्य बना हमारा हरियाणा, तो 1966 में। और बाद में जो ये, और पंजाब जो था, पंजाबी रहा, और हरियाणा जो है 17वां राज्य बन गया, और हिमाचल जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बना। और बाद में चल के ये केंद्र शासित प्रदेश बाद में चलकर बनता है ये एक राज्य 1971 में। 1971 में चलकर आगे ये राज्य बन जाएगा। देखिए अब वर्ष आता है 1971 का। 1971 में जो पहाड़ी क्षेत्र था पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था भारतीय संघ में, और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया राज्य, इसे राज्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश को। तो ये 1971 में ये भारत का 18वां राज्य बना। तो भारत का 18वां राज्य कौन सा बना था? तो हिमाचल प्रदेश 1971 में। अब वर्ष आता है 1972। देखिए 1972 में 3 राज्य बनते हैं भारत के। एक तो वो 3 राज्य कौन कौन है? तो देखिए पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, और तीसरा वो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो 1972 में 3 राज्य बने। और कौन कौन से राज्य हैं? 19वां राज्य मणिपुर बना, 20वां राज्य त्रिपुरा बना, और 21वां राज्य मेघालय बना। और आपने देखा कि इस प्रकार से जो मेघालय है वो भारत का 21वां राज्य बन गया। और ये सारे जो राज्य बने ये सारे असम से अलग होकर बने थे। लेकिन अब जो मेघालय है, मेघालय 22वें संविधान संशोधन 1969 में, मेघालय इससे पहले जब राज्य बना, राज्य बनने से पहले उसे असम से अलग कर 1969 में मेघालय को उपराज्य का दर्जा मिला था। मेघालय उपराज्य का दर्जा मिला था, उपराज्य बना था, जो कि भारत का 22वां राज्य था, उपराज्य। ठीक है। और बाद में ये राज्य के रूप में शामिल हुआ। 22वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे उपराज्य का दर्जा मिला था, संविधान संशोधन। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं सारा। तो देखिए मेघालय जो है राज्य बना 1972 में। लेकिन 1972 से पहले, अगर 1972 से पहले जाए तो 1969 में मेघालय जो है असम से, ये मैंने कहा ये तीनों के तीनों असम से अलग होकर राज्य बने। तो उससे पहले ये असम से अलग होकर मेघालय को एक उपराज्य का दर्जा, सब स्टेट का दर्जा मिला था इसको, सब स्टेट का दर्जा इसको मिला था। और ये मिला था 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन बाद में ये जो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा असम से अलग होकर मेघालय को जो उपराज्य का दर्जा मिला था, ये वहाँ के निवासियों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाया। मतलब वो लोग चाहते थे कि हमारा अलग से ही एक राज्य होना चाहिए। और ये फिर जो 1969 है इसकी बात को बदला गया 1972 में, यानी 3 साल के बाद में। और 1972 में फिर मेघालय को एक नया राज्य का दर्जा मिला। और ये भारत का कौन सा राज्य हुआ? तो ये भारत का 21वां राज्य हुआ। अब इसके बाद हम 22वें राज्य को पढ़ते हैं। तो देखिए 1975, अब वर्ष आया 1975 का बच्चों। 1975 में भारतीय संघ में
सिक्किम को शामिल किया गया। 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये 22वां राज्य था। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य था? तो 22वां। सिक्किम के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में? तो 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 36वां संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, एब्रीवेशन यूज करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल हुआ। और भारतीय संघ में शामिल होने से पहले सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने से पहले सिक्किम पर किस वंश का शासन था? तो आप बच्चों यहां लिख लेना, नोट कर लो इसको, रट जाओ इसको। चोग्याल वंश। अक्सर पेपर में आता है ये कि बताओ सिक्किम पर पहले किस वंश का शासन था? तो चोग्याल वंश का। आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बच्चों, मेरी बात मान लो, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। 1975 तक हम आ गए हैं। उसके बाद देखिए 1986 का वर्ष आता है। 1986 में दो राज्य बनते हैं। एक राज्य बनता है मिजोरम और दूसरा बनता है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए मिजोरम जो राज्य बनता है 1986 में बनता है और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था 53वां संविधान संशोधन। शॉर्ट में लिख देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 53वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम राज्य बना। और जो मिजोरम राज्य बना ये भारत का 23वां राज्य बना। ये 23वां राज्य था भारत का। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ था इसके लिए? 53वां। एक अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का, अरुणाचल प्रदेश भारत का ये बना था 55वां संविधान संशोधन हुआ इसके लिए। 55वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और ये भारत का बना 24वां राज्य। इस प्रकार भारत में 24 राज्य बन चुके थे। अब देखिए उसके बाद वर्ष आया 1987 का, 1987। 1987 के वर्ष में गोवा भारतीय पहले गोवा जो था केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। मैंने आपको बताया था कब बना था। तो गोवा भारतीय का केंद्र शासित प्रदेश बना था 12वें संविधान संशोधन 1962 में। अब देखिए गोवा जो है, अब इस गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया और राज्य बना ये कब? तो ये बना 56वां संविधान संशोधन हुआ। 56वां संविधान संशोधन हुआ। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को भारतीय संघ में शामिल करते हुए 1987 में ये भारत का 25वां राज्य बना और भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस तरह से गोवा भारतीय संघ में शामिल हो गया। भारतीय संघ में शामिल तो ये पहले ही हो गया था क्योंकि ये उस समय पर केंद्र शासित प्रदेश था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अब ये बनकर हो गया क्या? अब ये भारतीय का राज्य बन गया, 25वां राज्य बन गया। तो इस प्रकार भारतीय संघ में 25 राज्य शामिल हो चुके थे। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे सन 2000। अब 2000 सन 2000 में 3 राज्य बनते हैं। 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बना। 9 नवंबर सन 2000 को एक दूसरा राज्य बना और 15 नवंबर सन 2000 को एक अलग राज्य बनेगा तीसरा, यानी तो इस प्रकार 3 राज्य बने। तो देखिए 1 नवंबर को बना हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना और छत्तीसगढ़ राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था और ये भारत का 26वां राज्य था। आपने देखा 25वां राज्य गोवा था, ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर की बात है तो 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य बना और ये बना 27वां राज्य भारत का, 27वां राज्य बना। और ये जो उत्तराखंड राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य बना और ये बना था बिहार से अलग होकर और ये भारत का 28वां राज्य था। तो आपने देखा भारत के 28 राज्य बन चुके थे। अब हम बात करते हैं फिर भारत का और कौन सा राज्य बना। तो अब है 2 जून 2014। 2 जून 2014 में 29वां राज्य बना तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर
आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। ये भारत का 29वां राज्य था। तो इस प्रकार भारत में 29 राज्य हो चुके थे। लेकिन उसी के बाद फिर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट पास हुआ, 2019 पास हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में हटा दिया गया। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और जम्मू जो है, जम्मू व कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया। यानी आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो अब 7वां लद्दाख हो गया और 8वां जम्मू कश्मीर हो गया, यानी 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। और हमारे जो राज्य हैं, राज्य संख्या जो हमारी है वो 29 हो गई थी, तेलंगाना के बाद बनने के बाद 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो उसके बाद में फिर क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य खत्म हो गया दर्जा, तो 28 राज्य हो गए हैं। अभी राज्य कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो अभी राज्य है वर्तमान में कितने, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश है इस वर्तमान में 7। क्यों? क्योंकि देखिए जो दमन दीप और दादर नागर हवेली है उनको मर्ज करके, दमन दीप और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक ही बन गया है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी कितनी हो गई है, वो 7 हो गई है। वैसे तो पहले 8 हो गए थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को मिला के। तो इस प्रकार आपने देखा, तो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्यों की संख्या है हमारी कितनी, तो वो हमारी 28 है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का स्टेटस हट गया, धारा 370 वहाँ से खत्म कर दी गई है, और उसके बाद उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी पुनर्गठन हो गया है, और 2019 के दौर में तो उसको जो है अब केंद्र शासित प्रदेश मान लिया गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश अब बन गया है। तो हमने इस प्रकार पढ़ा कि किस प्रकार कब कब कौन से राज्य बने, और इनसे एग्जाम में परीक्षा उपयोगी बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते हो बच्चों। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये राज्य कब बना, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बना, गोवा कब बना, मणिपुर कब बना, नागालैंड कब बना, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप देखते होंगे। और अब मुझे लगता है कि सारी समस्याएं और सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको मिल गया है इस वीडियो में। आइए अब थोड़ा सा कुछ और बचा है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए नाम में परिवर्तन, कुछ राज्यों के नाम में चेंज आया है, उस चेंज को भी देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, उत्तर प्रदेश कब किया गया? ये नया नाम है, ये पुराना नाम है, पुराना नाम है, और ये है नया नाम। तो पुराना नाम था संयुक्त प्रांत और बाद में बन गया था ये उत्तर प्रदेश। कब किया गया था ऐसा? तो ये इसका आंसर है 1950 में। 1950 में ऐसा किया गया था। नया पुराना नाम था संयुक्त प्रांत और आज का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऐसे ही मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? मद्रास का नाम तमिलनाडु, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया था? तमिलनाडु। तो ये किया गया था 1969 में, 1969 में। ऐसे ही मैसूर का नाम चेंज कर मैसूर पुराना नाम था और नया नाम है कर्नाटक। कर्नाटक नाम कब किया गया? तो ये नाम किया गया था 1973 में। क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है, ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर जाना। भाई मैसूर का नाम कर्नाटक कब किया गया? तो 1973 में किया गया। तो 1973 आप याद कर जाओ। ठीक है। अमीनी दीव, अमीनी दीव, लक्कादीव का नाम चेंज कर मिनिकोय, ये तीन आइलैंड मिनिकोय, अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कब कर दिया गया? तो ये लक्षद्वीप भी नाम कर दिया गया 1973 में, 1973 में। ठीक है। उसके बाद उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? उत्तरांचल का नाम चेंज कर उत्तराखंड कब किया गया? उत्तराखंड कब किया गया? तो ये किया गया 2006 में। पांडिचेरी का नाम बदलकर
पद्दुचेरी कब किया गया? पांडिचेरी का नाम बदलकर पद्दुचेरी कब किया गया, अगर ये पूछा जाए तो ये किया गया 2006 में। उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कब कर दिया गया? तो ये ओडिशा नाम कर दिया गया 2011 में। इन सबको आप याद कर जाओ, ये डेट पूछी जाती है एग्ज़ाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देखोगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स है, जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स है, आप उनमें देखोगे कि मैसूर वाला क्वेश्चन बहुत आया है कि बताओ मैसूर का नाम, पुराना नाम जो मैसूर था, नया नाम कर्नाटक कब कर दिया गया। ऐसा क्वेश्चन आप देखते हो कि अक्सर पेपर में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा बच्चों। और आपको पता है कि कोई भी कलाकार हो या कोई टीचर हो, अगर उसके काम की सराहना की जाए तो उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। मैं बस ठीक है, तो आज हम वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ बच्चों।